अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। बजट से पहले हुकूमत और इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो को एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग के बहुत से एतराज़ात हैं। उनके मुताबिक इस प्रोग्राम में पंजाब की हद तक बेपनाह करप्शन भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर चलने वाले इस प्रोग्राम की जगह कोई हुनर प्रोग्राम शुरू किया जाए। NFC और नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से भी हुकूमत क्या सोच रही है? अब हुकूमत ने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने चंद रोज़ पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इंतजामी यूनिट्स के हवाले से क्या कहा था? खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 10 जून को बजट पेश करने की हद तक तो इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, लेकिन दीगर मामलात पे हुकूमत किस हद तक पीपल्स पार्टी को कायल कर सकती है, इस पर बात करने के लिए आज हमने सीनियर और बाखबर सहाफ़ियों को प्रोग्राम में दावत दी है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सियासी जमातों की जो मुहिम रही और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी आज हमारा मौजू होंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं एहतशाम साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर गुरमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आसिफ साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि हमें जो पॉलिटिकल माहौल रिवाइव होता हुआ नज़र आया गिलगित की इलेक्शन कैंपेन में, आपने इसको कैसे ऑब्ज़र्व किया? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़े अरसे बाद नज़र आए सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए, सो कैसी थी उनकी ये सेलिब्रिटी अपीयरेंस, जिसके बाद अब वो जिनेवा के लिए रवाना हो चुके हैं? उनकी तकरीर में तो काफ़ी गिले शिकवे ही थे, जो पहले बातें वो करते आए हैं कि मुझे क्यों निकाला और क्यों अवाम ने निकालने दिया। तो किससे उनके शिकवे थे? कैसा आपको लगा ये कैंपेन का सिलसिला? कैंपेन तो GB की चल रही थी, लेकिन हमें यहाँ फेडरल की हुकूमत के हवाले से उसमें बड़े इशारे मिले और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हुक्मरान जमात के सरबराह को जिस तरह खुश होना चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तरह खुश नहीं थे। बल्कि क्या कहा जाए कि इस वक्त हुक्मरान जमातें जितनी भी हैं वो भी नाखुश हैं और अपोजिशन भी नाखुश है। पता नहीं खुश कौन है। मियाँ साहब ने तो लोगों से आके गिला किया कि यार तुम्हारे होते हुए मुझे जिला वतन होना पड़ा और आपने मेरे से अच्छा नहीं किया। यानी कि वो एक तरह से अपने सियासी इक़दामात की वजाहत दे रहे थे कि मुझे आज जो कुछ करना पड़ा है उसकी वजह ये थी कि कभी मैं भी जिला वतन हो गया था, क्योंकि आप लोग नहीं निकले तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस थे। मैं तो इसको इस तरह देखता हूं। बिलावल ने जो बात की, बिलावल ने तो ऐलान जंग कर दिया और उन्होंने बता दिया कि मैं एक पेज पे नहीं हूँ। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरी माँ के नाम को नहीं सुनने पर तैयार और बरमला वो उसके ऊपर वो तनकीद। और अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का आपने क्लिप चलाया, देखें बिल्ली थैले से बाहर आ गई हुई है। जो मुझे मालूमात हैं, मैंने आपको पता ये खबर उस दिन दी थी कि बजट आगे जा रहा है, क्योंकि बिलावल जो हैं वो हुकूमत के साथ जो हैं उनके गिले शिकवे हैं। उसके बाद फिर राब्ता हुआ तो बिलावल साहब को ये एश्योरेंस दी गई कि बजट इजलास से पहले किसी किस्म की कोई कानून साजी पार्लियामान से नहीं होने जा रही। तो बिलावल ने कहा जो इक्तिसादी राब्ता काउंसिल का इजलास है वो भी मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो उसके बाद होना चाहिए कि मुबादा मेरा वज़ीर आला ये ना कहे कि आप GB में थे फलां मामले पे तो आपसे बात नहीं हो सकी। तो 5 तारीख को जो है वो जब कैंपेन का लास्ट डे है, क्योंकि 7 को इलेक्शन है, तो 5 के बाद बिलावल जब इस्लामाबाद आएंगे तो उसके बाद राब्ता काउंसिल का इजलास होगा। लेकिन अभी भी सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि अगरचे बजट के लिए तो ये कहा गया कि कोई कानून साजी नहीं, लेकिन किसी किस्म का कोई ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। ठीक है। और जरदारी साहब जो हैं बेशक उनका 2 रोल है। एक उनका रोल है बतौर सदर, जिसमें वो किसी किस्म की रुकावट नहीं डालते, लेकिन बतौर पार्टी जब वो होते हैं तो अपनी पार्टी के बयानिए के साथ खड़े होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सूबों की हदूद में रद्दोबदल करना या नए सूबे जिसको हम कह रहे हैं, या फिर जो NFC है, ये फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इनके ऊपर जब बात आती है तो फिर पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि अभी तक ना तो किसी तरह से लूप में लिया गया था और यही वजह है कि अब फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें अश्योर किया है कि आप वापस आएंगे तो ही इक्तिसादी राब्ता काउंसिल का इजलास होगा और उसके बाद ही बजट सेशन। एहतशाम साहब, बजट सर पे है, क्या ऐसा ही है कि इतने अंधेरे में पीपल्स पार्टी को रखा हुआ है? ये तो उनकी रेड लाइंस है, जैसे आसिफ साहब ने बात की, खासकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सो उस पर इस तरीके से हुकूमत की तरफ से अटैक करना, ये जो कैंपेन में बातें हैं, ये सियासी बयानात हैं या ये जेन्युइनली इंडिकेट करता है इत्तेहाद के अंदर एक दरार? देखें, अब सब नए तौर पर तो अभी जरदारी साहब का जिक्र आया तो मैं ये कहूँगा कि जब भी वो बयान देते हैं उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने चाहिए। देखें, वो उनको पता है किसको किस वक्त कहाँ राज़ी करना है। ठीक है, अभी बिलावल भुट्टो साहब जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने देखा वहाँ पे उन्होंने जिस तरह कहा कि जी ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हम देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब के अपनी पार्टी से गिले हैं, वो ये कहते हैं कि जी GB जो एक ऑटोनमस एक रीजन है, इसका
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, अपनी हुकूमत से पूछें, हमेशा बताएं क्या इलेक्शन है। में ये बातें याद आती हैं वैसे सारी पार्टीज देखिए, को। मुझे लगता है अफसा कि ये सारी ब्रिंकमैनशिप हो रही है। देखिए, मरकज़ में दोनों इत्तेहादी हैं, हमेशा इलेक्शन के मौके पे करीब आने पे चाहे मरकज़ में इलेक्शन हो रहा हो या सूबों में, ये इनके इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखें, मेरी इत्तला जो है, ये भी बड़े बाखबर है, मुझे भी मैं आपके प्रोग्राम में खबर ये ज़रूर ब्रेक करूँगा कि देखें बिलावल भुट्टो ने क्या मैसेजिंग की है। वो ये कह रहे हैं कि देखें, ये हमें जीबी में हुकूमत बनाने दें आप, ठीक है, और उनका ये कहना है कि जी हमारे इख्तलाफात सूबों के मसले पे भी हैं आपके साथ, ठीक है, और ये कि जी मैं अगर आप हमारी हिमायत करते हैं तो फिर मैं सोचूंगा कि 28वीं तरमीम पे आपकी कैसे मदद करनी है। अब ये कल जिस तरह ये बता रहे हैं आसिफ कि उन्होंने कल होपफुली यहाँ आ जाएंगे, परसों कहा जा रहा है कि जी उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग जो है ना, दरमियानी रास्ता निकल सकता है, उसमें हम दरमियानी आगे रास्ता बात निकल करेंगे। सकता है, गिव एंड टेक होगी। देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भी मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब जो है ना बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। 900 से 1000 पे जाएगा ये डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि ये एक हुकूमत अंडरटेकिंग इनसे ले रही है कि अब तक कई हवालों से तो ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम की ज़रूरत ना पड़े। वो कहते हैं कि ये NFC, एक मैं और आपको बड़ी खबर बताऊँ, NFC जो है ना और 18वीं तरमीम ये रिविजिट होने जा रही है, जो कहते थे ना रेड लाइन है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये उन्होंने फैसला कर लिया और बातचीत हो रही है। ठीक है, किधर जाएगा इसी में इसको मजीद में डिटेल में एक एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लिए भी संजीदा मामलात हैं और लोगों को ये ज़रूरी है कि वो जान पाएँ कि जितने सख्त बयान दिए जा रहे होते हैं, कई दफ़ा बातें चल भी रही होती हैं और वो एक्सेप्टेबल भी बना दी जाती हैं। नादिर, आप या बिलावल भुट्टो ने जो मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद की वफाक के, जबकि इससे पिछले बजट में भी शामिल रहे, आईनी तरामीम में भी साथ देते रहे, तो ये कितना लॉजिकल थी उनकी जो तनकीद है वफाक के ऊपर, और कितने संजीदा है इख्तलाफात बजट को लेकर पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, इस वक्त जो कल भी डार साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, उनमें भी अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए और हमारी मालूमात के मुताबिक वो मुतालबात और जो तजावीज़ थी वो इस हद तक थी कि जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे वो किसी भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो हाँ या ना में जवाब दें। और इसी वजह से ये फैसला हुआ है कि बिलावल साहब एक मरतबा वापस इस्लामाबाद पहुंचे तो जरदारी साहब और बिलावल साहब के साथ हुकूमत की जानिब से राब्ते होंगे और हतमी फैसला जो है वो वही करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उनका तो रोल है ही, या उनका जो भी इस वक्त तजावीज़ सामने रही हैं, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक रहा है, आप देख लें, वो 26वीं आईनी तरमीम हो, वो 27वीं आईनी तरमीम हो। 27वीं आईनी तरमीम में जब बिलावल साहब ने खुद आके कहा था कि हमें कहा गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन वो नहीं बने। तो वो जो कमिटमेंट्स उस वक्त भी हुई थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इत्तेहादी जमात साथ खड़ी रही। और इसी तरह जो पिछला बजट था उसमें भी आपको याद होगा कि जब सोलर पर 18% टैक्स लगाया जा रहा था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बात करके 8 से 10% पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ वो हमेशा यही बात रही है कि ये कुछ दो और कुछ लो पर आकर इत्तेफाक कर लेते हैं। दूसरी सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजट पेश नहीं हुआ, तजावीज़ सामने नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं। एक ये तजवीज़ कि इस बजट में कोई ज़्यादा रिलीफ शायद हम ना दे सकें, ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है। और दूसरी ये कि इन मुलाकातों, जरदारी साहब से मुलाकातों से कबल ही हुकूमत इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अभी से ये कह रहे हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें बजट को सपोर्ट करेंगी, कोई इत्तेहादी जमात कहीं नहीं जाएगी। रही बात NFC के हवाले से, तो इस हवाले से भी ये वो इश्यूज हैं जो कि पीपल्स पार्टी पहले रेड लाइन कहती रही है। 18वीं आईनी तरमीम और इसी के साथ साथ NFC और बाकी चीजें। अब अगर आप देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब खुल के बात कर रहे हैं, अब आप देख लें कि NFC के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें कट लगेगा। नवीद कमर साहब खुल के कह रहे हैं कि हमें कहा गया है कि कंट्रीब्यूट करें सूबे भी। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, तो डिफेंस बजट के हवाले से, लेकिन ये वो चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि सूबों के हवाले से तो रजामंदी जाहिर ना करे पीपल्स पार्टी, लेकिन नवीद कमर साहब के मुताबिक, नासिर अली शाह साहब के मुताबिक और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुताबिक वो इस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर शो करेंगे कि वो NFC से एक हिस्सा जो है वो वफाक को दें। अलबत्ता सूबों के हवाले से मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो। ये जो नादिर ने बताया क्या यही दरमियानी रास्ता होगा, इस पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी के जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक हल होने के करीब हैं, इसी पे बात हो रही है। आसिफ साहब, ये जो NFC को डिबेट करना भी पीपल्स पार्टी के साथ एक मुश्किल नज़र आता था हमें, इस तरीके से उनके लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू था। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह नादिर बात कर रहे हैं कि इस हद तक तो राज़ी हैं सूबे के डिफेंस बजट के हवाले से, वो कोई जो है वो विफाक को के अंदर अपना हिस्सा शामिल करें डिफेंस बजट के अंदर, लेकिन एक ओवरऑल जो NFC को रिविजिट करने की बात की जा रही थी वो ना हो। एक और बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो MQM का जो मुतालबा था 140A के हवाले से, वो कहते हैं बल्दियाती इदारों को मजबूत करें या फिर नए इंतजामी यूनिट्स के लिए तैयार रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम एक मिडिल ग्राउंड कह सकते हैं। देखें, आज रात को बिलावल हाउस कराची में आसिफ जरदारी साहब ने पार्टी के काबरीन को बुलाया हुआ है और वहाँ पे बड़ी अहम मुशावरत होगी और इन्हीं उमूर के ऊपर बातचीत होगी। और इससे पहले जो हुकूमत ने ऑप्शन जरदारी साहब के पास जाके दिए थे, जरदारी साहब ने उनसे बड़ी खुली बात की कि अगर आप जिस तरह इंतज़ामी यूनिट्स की बात करते हो, ये सारे हमारे फंडामेंटल्स हैं और पीपल्स पार्टी को इसकी एक सियासी कीमत देनी पड़ेगी, आप बदले में हमें क्या देंगे? तो हुकूमत के पास उनको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं। अब दूसरी तरफ हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पिछले एक साल में जो आइन में तरामीम हुई हैं, तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको एक फॉर लाइफ इम्यूनिटी भी है। तो पीपल्स पार्टी के, मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी कोई यहाँ पे जो है कोई करबो बला सजा देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कार्ड्स पहले से बहुत बेहतर हैं और पीपल्स पार्टी प्रेफरेंस देगी संजीदा बातचीत को और बारगेनिंग को। और बारगेनिंग उनका आपको पता है बारगेनिंग में ये चीज़ हो सकती है GB में हुकूमत बन जाए पीपल्स पार्टी की और फिर बाकी तमाम शराइत मान ली जाए। देखें, ये उनके लिए इतना मैटर नहीं करता क्योंकि बिलावल साहब ने ये कहा भी कि पार्लियामेंट में या सेनेट में यहाँ पर आके कैंपेन तो कर रहा हूँ, मुझे हासिल कुछ नहीं है इससे। जी, एक महीना रह के आए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। इलेक्शन में ये सारे तो ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पे बात भी हो सकती है। जो बुनियादी बात है ये तो तय हो चुका है कि आप NFC का नाम नहीं, उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक फ़ंड होगा, वार फंड होगा, उसमें सारे सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे और ये बात एग्रीड है। लेकिन सिंध में अगर आप वहाँ पे तकसीम की बात करें तो वहाँ देखें पीपल्स पार्टी जितनी भी कमज़ोर सही या जो भी उनकी पोजीशन रही है, आप देखें कि नहरों के मामले पे उन्होंने फैसला रिवर्स करवाया था और पीपल्स पार्टी को रियली ये फील हुआ कि उनका जो स्पेस है सिंध में वो बुरी तरह से रीफिल होने जा रहा था, जिसको उन्होंने रोका। अब सिंध की तकसीम का मामला और फिर सूबों की अगर आप तकसीम की बात करें तो इसमें एक और बड़ा अहम मामला है सिंध के अलावा। देखें, अगर आप बलूचिस्तान के सूबे बनाते हैं और कल को वहाँ से कोई इकाई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर देती है, वफाक के ख़िलाफ़ कोई बात कर देती है, तो आपकी वफाकियत के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। कल वहाँ की कोई असम्बली कोई करारदाद ऐसी पास कर दे, तो ये बहुत बारीकी से इस सोचने वाला मामला है और ये बातचीत सोची भी जा रही है कि अगर आप सूबों की इसको टेरिटरी को छेड़ेंगे तो मुझे यही ऑप्शन नज़र आता है कि शायद ये बल्दियाती जो निज़ाम होगा इसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर सारे। एहतशाम साहब, राना साहब कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम के तहत ना इस तरीके से कराची चल सकता है, ना लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर। सो क्या हुकूमत सोच रही है इस हवाले से? अच्छा, एक चीज़ जो आसिफ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, नहरों के मामले में मुझे अच्छी तरह याद है, बड़ा स्टैंड लिया था और फिर एक स्टेज आई थी, मैं आपको बता सकता हूँ कि जरदारी साहब मान गए थे कि आप बना लें, और बालपुर से बड़ी निकलनी थी नहर। फिर क्या हुआ कि जो सिंध में छोटी पार्टी हैं वो इतनी ज़्यादा इस मामले को आगे लेके चली गई कि वो परेशान हो गए कि भाई सिंध ही हमारे पास रह गया। उनको लग रहा था कि भाई सिंध हमारे हाथ से गया, ये छोटी पार्टियां कैश करा रही हैं, तो उन्होंने इस पर फिर इनको कहा कि ये ना करें। देखिए, अब सूरत हाल जितनी ख़राब हो गई है, अब सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस को तो सोचें, गवर्नेंस है। अभी आप अगर नए सूबे भी नहीं बनाते, देखें ना, छोटे इंतज़ामी बुनियादों पे सूबे बना लिए जाएं और ये तय हो गया था। ये पहले इन्होंने कहा था कि जी शुरू में आप एक जनूबी पंजाब बना लें और फिर इधर अपना क्या कहते हैं सिंध में इधर आप बना लें, हज़ारा में, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें तय होंगी। अब 2002 का वो जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है बड़ा शानदार था मुशर्रफ के ज़माने में, आपने उसको चलने नहीं दिया। वो डोर स्टेप पे जो लोगों को इंसाफ देना था, सहूलत देनी थी, वो भी नहीं हो रही। तो आपको याद है ये मुशर्रफ का जो बनाया हुआ निज़ाम था, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, जो ही मुशर्रफ साहब गए हैं उसके बाद दोनों ने मिलकर वही कमीशनरी निज़ाम बहाल कर दिया, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकली बहुत प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि ये MNAs MPs के पास जो फंड जाते हैं निचली सतह पे क्यों चले जाएँ। तो इस बात पे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इनको दे विल हैव टू डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल कि भाई इस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए या तो सूबे बने नई इंतजामी बुनियादों पे, या आप वाकई
जो कहा गया था कि जी बल्दियाती अदारे मजबूत करने हैं, जिस पे मेरा ख्याल है बहुत अच्छा स्टैंड है MQM का, और हवाले से आप इख्तलाफ ये कर बात सकते सही हैं। है, हाँ। एक वो कर रहे हैं, दूसरी बात वैसे इन सारे मामलात में वो भी देख रहे होते हैं क्या हासिल करना है। अब वो भी उनको पता है 28वीं तरमीम की जरूरत MQM है, न्याल हाशमी को बदल के वो कहते हैं कामरान बिल्कुल, कसूरी उन्होंने को अपना वापस लेके मुतालबा आए। रखा है। MQM जो बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से कहती है तो वो यही कह रही है इस वक्त कि पाबंद कर दिया जाए कि इख्तियारात को आगे मुंतकिल किया जाए। नादिर, ये जो पीपल्स पार्टी के लिए कितना सेंसिटिव मामला है, नए इंतजामी यूनिट्स की जो बात है, कुछ दिन पहले आसिफ जरदारी साहब से मंसूब एक बयान भी मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने भी इस मामले पर बात की है, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी जमातें ना तो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करती हैं, ना किसी और इस निज़ाम को के ऊपर बहस जो है उसको अप्रिशिएट करती हैं, बिल्कुल एक रेड लाइन के तौर पर अपने उसको पेश कर रहे हैं। यही हम पंजाब में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं इस्लामाबाद की हद तक भी। सो पीपल्स पार्टी की इस पर क्या पोजीशन होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले एक चीज सामने रखी कि पीपल्स पार्टी के वो इश्यूज जिनको वो रेड लाइन करार देते थे, अब वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन तमाम चीजों पर बड़ा खुल के बात हो रही है। और एक मरतबा आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने खुद कहा था कि NFC पर हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक नैरेटिव या एक तजवीज़ हुकूमत की जानिब से सामने आ रही है कि NFC के हवाले से बात हो या सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो नवीद कमर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उन्होंने इस बात की मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने इत्तफाक किया था कि PSDP पर भी कट लगेगा और सूबे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। जहां तक हम नहरों की बात जैसे डिस्कस की जा रही थी, तो वहां भी आपके इल्म में होगा कि ऐवान सदर में जब अहम इजलास हुआ था तो उसमें नहरों को रिवर्स करवाने का फैसला पीपल्स पार्टी ने उस वक्त नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो अप्रूवल दी थी कि ये नहरें और कुछ सजेशंस भी जरदारी साहब ने खबरों के मुताबिक उसमें ऐड किए थे। ना सिर्फ अफसर सजेशंस थी, बल्कि उसमें ये हिदायत थी कि नहरों का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, बल्कि डेडलाइन भी दी गई थी। लेकिन जो रिएक्शन आया वो पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिर आपको याद होगा कि पूरी ट्रांसपोर्ट जब वो बंद थी, उस वक्त ये तजवीज पीपल्स पार्टी को दी गई कि ये पुलिस के जरिए सड़कें खाली करवा लें। तो जरदारी साहब ने ये कहा कि इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज या इनको हटाने के लिए जबरदस्ती कोई इकदाम ना किए जाएं, क्योंकि इसका रिएक्शन उससे ज्यादा आएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इंतजामी यूनिट्स हैं उस हवाले से तो पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी शायद रजामंदी जाहिर ना कर सके। सिंध का जो पॉलिटिकल अगर आप बात करें तो वहां पर ये चीजें बड़ी अलग से देखी जाती हैं। आपको याद होगा कि सिंध के अंदर 2 अजला बने, जहां तक मुझे याद है, तो उसमें भी शहादतें हुई थी और बड़ा एक रिएक्शन सामने आया था। तो चाहते हुए भी मेरा ख्याल है कि इंतजामी यूनिट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी एग्री ना करे। लेकिन हाँ, NFC के हवाले से जैसे कहा जा रहा है, बल्दियाती निजाम के हवाले से अगर कहा जा रहा है, तो उस पर रजामंदी जरूर जाहिर की जा सकती है। इसी के साथ साथ ये जो बजट पेश करने से पहले आज ये कहा गया था पहले कि कोई अहम कानून साजी जो है वो हो रही है, और तमाम सेनेटर्स और MNAs को भी कहा गया था कि आप इस्लामाबाद के अंदर रहें। लेकिन अब वो फैसला मुअख्खर किया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बजट के बाद अहम कानून साजी जरूर होगी, और अगर कानून साजी नहीं होती तो फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी होगा। चलें दोनों चीजों देखिए ऑर्डिनेंस की बस को आप भी ये लग रहा है कि इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अल्टीमेटली हुकूमत बहुत कुछ हासिल करेगी तो उसको छोड़ दें। देखिए, सिंध में जो कौम परस्त पार्टी है ना, वो बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, और नहरों के मामले में उन्होंने हाईजैक कर लिया था नुक्ता दिन, तो उस वक्त तो मजबूर हो गए तो छोड़ने के लिए। देखिए, जरदारी साहब के लिए मुश्किल है कि आप देख लें 3 टर्म हो चुकी हैं, चौथी टर्म भी उनको नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक ही महदूद रहेगी। लिहाजा जो बातचीत कर रहे होते हैं ना, जो भी उन्होंने गिव एंड टेक करना है, वो कहते हैं सिंध हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये भी वैसे ये भी आसिफ साहब उस टाइम चमगुइयाँ तो थी कि वो जो एहतजाज उस वक्त उन पार्टीज़ ने किया था उसमें पुष्ट बनाई थी पीपल्स पार्टी की। यहाँ पर उन्होंने इत्तेफाक किया और वहाँ पर उस एहतजाज को भी सपोर्ट कर लिया, और इस बात को पसंद नहीं किया गया मुख्तदर हलकों में। बाद में ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा लोग निकले तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी के भी मकामी लोग शामिल हुए। लेकिन एक बात जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखें, बजट अप्रूव कराने के लिए पीपल्स पार्टी की हमायत नहीं दरकार हुकूमत को, वो सादा अक्सरियत उनके पास मौजूद है। देखिए, पीपल्स पार्टी को एंगेज करने का मतलब ही उन तरमीम की बात है। पीछे हट जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं हटेंगे, वैसे बात कर रहा हूं। और बजट पे पीपल्स पार्टी भी वापस आ गई है कि कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो भी बातचीत हो रही है ना, वो उन तरमीम के कंटेक्स्ट में हो रही है जिनके ऊपर वो उनको लाना चाहते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर अब अपोजिशन का कोई किरदार हमें नजर नहीं आ रहा, खुद बड़ी तकसीम का शिकार है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं, बजट आने वाला है लेकिन ऑपोजिशन कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी है, बल्कि एक तकसीम नज़र आती है बुनियादी तौर पर इस बजट के दौरान क्या PTI ने करना है। क्योंकि वज़ीर आला अफरीदी ने कहा कि हम पार्लियामान के बाहर धरना देंगे, लेकिन फिर शेख वकास अकरम साहब ने एक टॉक शो में आके कहा कि ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं किया। कल हमने भी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी जमात ने ऐसा भी कोई फैसला नहीं किया कि धरना देना है। आसिफ साहब, एक यही कशमकश PTI में हमें नज़र आ रही है। इस बजट के दौरान ये कमज़ोरी जाहिर कर रहा है PTI की क़यादत की कि हमें, और फिर सूबाई सतह के ऊपर भी जो अफरीदी साहब को जो सामना है इख्तलाफात का, लग ये रहा है कि बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। देखें, मैं अगर लार्जर उसमें बात करूं पिक्चर में, तो इस्टेब्लिश हो गया पाकिस्तान में कि यहाँ पे किताबी बातें जो है ना गलत साबित हो जाती हैं। शायद हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि हम नज़ी बयान भी गलत देते हैं। अंग्रेज़ भी इस बात पे हैरान था कि दुनिया की वाहिद कौम है कि मरते हुए भी किसी गलत बंदे को नॉमिनेट कर जाते हैं। लेकिन पता है क्या, हमारे यहाँ ये इस्टेब्लिश हो गया है कि अगर आपकी मौरूसी सियासत नहीं है ना, तो आपकी पार्टी पीछे ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमें जो उनसे तवक्को थी कि कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली आएगी, लेकिन पता नहीं क्या मामला है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे पीपल्स पार्टी के PTI के बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ हैं। कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है उनके अंदर। कोई आके बताता है खान साहब ने ये कह दिया, कोई कहता है कि ये कह दिया, किसी की मुलाकात नहीं हो रही। तो आज तक अपोजिशन का वो किरदार हमें नज़र ही नहीं आ सका। जितनी बड़ी अपोजिशन आज भी अंदर बैठी हुई है, वो अगर प्रॉपर अपोजिशन करते, जिससे देखें जब आईनी तरमीम हो रही थी तो वो वॉकआउट करके बाहर चले गए। हमें तो नज़र आ रहा था कि शायद ये, फिर आप मुझे देखें, मैं आप पेका की अगर बात करूं तो पेका को PTI के चेयरमैन थे जिन्होंने 5 मिनट में सेनेट से पास करवाया। तो मैं, अब बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, बहुत सारे। और देखें मौजूदा हालात हैं जिस तरह की एक हाइब्रिड रिजीम है, इसमें फिर हक और सच की बात करने के लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है, जेलों में जाना पड़ता है, ओहदों से हाथ धोने पड़ते हैं। और वो वाले लीडर मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे पार्टी में मियाँ मिट्ठू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं PTI। एहतशाम साहब, ये तंजीम, जमात की तंजीम का प्रॉब्लम है जैसे आसिफ साहब बात कर रहे हैं, या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सारे, या फिर बिल्कुल ही हुकूमत की तरफ से भी कोई स्पेस नहीं दी जा रही? जहाँ हुकूमत की दोनों इत्तेहादी जमातें गिलगित में खुलकर कैंपेन कर रही हैं, गैर मामूली कैंपेन इसको हम कह सकते हैं, वहीं पर PTI का ये शिकवा था कि उनको कैंपेन करने के लिए स्पेस नहीं दी गई। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ऑलरेडी एक ऐसी जमात जिसमें इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी वो ज़्यादा तकसीम का शिकार हो गई है। कॉम्प्रोमाइज़ की जो बात है, आप कहें या आसिफ कहें या नादिर कहें या मैं कहूँ, तो चले कुछ भी हो सकता है। मतलब जब अलीमा बीबी ख़ुद कहती हैं और एक से ज़्यादा मरतबा कह चुकी हैं, नाम लेके कह चुकी हैं कि जी ये लोग जो है ना मुझे बताते नहीं हैं, कोई किसके साथ मिलता है, कोई किसके साथ अपने मामला तय कर रहा है, अपनी जिसको कहते हैं लीडरशिप जो अपनी चमकाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि आपने अगर मरूसी सियासत नहीं रखी, अभी लेट भुट्टो साहब ने क्या किया था, जो 2 जानशीन मुकर्रर किए थे, मिराज मोहम्मद खान मरूम को भी, मुस्तफ़ा खर को भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा वो पीछे हटा दिए गए। जो और पार्टी के सीनियर बंदे थे कुछ छोड़ गए, कुछ की जगह फिर जब बेनज़ीर बड़ी हो रही थी फिर क़यादत उनको दे दी थी। तो ये तो हमारे यहाँ सिलसिला चलता ही रहेगा। असल मसला PTI का जो इस वक्त है ना, देखें, जहाँ इनकी कोर कमेटी की मीटिंग होती है, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, ऐसी दह पड़ास होती है, अपने एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते। देखें, इनके हर जगह पे बड़े सीरियस इशू हैं। अब देखें, गंडापुर से पिछले दिनों मुलाकात में एक शख्स ने मुझे बताया, वो कहते हैं कि यार करप्शन तो मेरे ज़माने में ही होती थी, हम भी करते थे, लेकिन हम सफ़े पूरे रखते थे, हमें पता था फाइलों का पेट कैसे भरना है, इनको तो इतने नकम्मे हैं वो भी नहीं करना आता। यहाँ तक उन्होंने कहा। लेकिन अब बात यह है कि कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। को किसी को आप लीडरशिप का इख्तियार देते हैं, अब आपने सबको बाईपास करके अचकजई को दे दिया। अचकजई साहब क्या कहते हैं, आसिफ मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट मीटिंग में जो बैठे हो कहते हैं यार मैं इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तभी वो मंजर से गायब हैं अचकजई साहब। देखें, जहाँ 6 बंदे इकट्ठे होते हैं ना, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उनको गिला शिकवा ये है कि जिस तरह आपने देखा आजकल ट्रोलिंग शुरू की है सुहेल अफरीदी की, वो उनके भी शुरू कर देते हैं। देखिए जी, खान ने तो आपको सारे इख्तियारात दिए थे, ना आप उनको रिहा करवा सके, ना अस्पताल लेके जा सके। वो कहते हैं यार आप थोड़ा सब्र तो करें, आप कुछ पार्लिमानी तरीका इख्तियार करें, आप वापस आएँ, जो पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं उनमें बैठना शुरू करें, एक मैसेज लोगों को जाए कि ये सिर्फ एक बंदे की रिहाई के लिए नहीं काम कर, घुमा फिरा के सारा मसला वहीं पे आ जाता है। ठीक है, जनरली कहीं उनकी मुश्किलात होंगी, हल करने की ज़रूरत है, लेकिन असल बात है कि कोई डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन हो, आप किसी पार्टी किसी लीडर को इख्तियारात दे रहे हैं। अभी देखना सलमान अकरम राजा जैसा बंदा, सीनियर बंदा भी ना, एट टाइम इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आता है कि वो भी
भूलते नहीं है अक्यूज़ करने में, अलीमा बीबी को भी अक्यूज़ कर रहे होते हैं, बाकियों को भी कर रहे होते हैं। असल में एक बुनियाद ये भी है ना कि जब आप खान साहब, मुझे याद है जब गले में वो झंडा डाल के कहते थे आज एक विकेट गिर गई, वो बेसिकली किसी और की विकटें थी जो खान साहब के पास आ रही थी। कोई नजरियाती लोग होते नहीं तो थे, शायद ठीक मुख्तलिफ है। होता। अब आपने पार्टी जब अंदर बैठ के आसिफ साहब, बनाई वैसे है, खान साहब की बहनों का जो बयानात होते हैं, इस्लाम साहब कह रहे थे खुलकर पार्टी की लीडरशिप को एक तरीके से कारकुन के सामने वो पेश कर देते हैं, ये गैर मामूली है पॉलिटिशियंस की जो फैमिलीज इससे पहले मुश्किल हालात के अंदर जिस अंदाज में वो रिएक्ट करती नहीं? ये गैर मामूली नहीं है बल्कि ये एक रिवायत है, एक सुन्नत है। देखें भुट्टो साहब की लड़ाई आफ्टर ऑल उनकी बीवी और बेटी ने लड़ी, और नुसरत भुट्टो को जो लाठी लगी आखिरी वक्त तक उनको, लेकिन कारकुन और क़यादत के दरमियान फासला डालने वाले बयानात तो नहीं आए उन फैमिलीज की तरफ देखें से? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी इमरान को माना जाता है, बीच में एक लीडरशिप है, वो आ कहें कि आज ये लीडर है तो वो लीडर होता है, वो जिस दिन कहें ये बंदा नहीं है तो सारे उसके। यही काम कुलसूम नवाज़ ने अपने मियाँ के लिए किया, और बाद में मरियम ने अपने वालिद के लिए किया, और अब उनकी बहनें जो हैं इमरान की करिए। मुझे इसमें पूरी, मैं समझता हूँ कि जो दयानतदारी से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काम करे तो वो उनकी बहनें कर रही है। नादिर, आप इस बात से एग्री करते हैं? और सेकेंडली, बहुत से मुख्तलिफ मौके थे बतौर अपोजिशन जहाँ किरदार होना चाहिए था वो तो उस तरीके से ज़ाया किया अपोजिशन ने। अब बजट पे क्या आपको लगता है इनका क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, बहुत से इश्यूज हैं, आप सब जानते हैं। जब इनके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए भी थे तब भी हुकूमती रहनुमाओं ने खुद कहा था कि बहुत सी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। अगर हम पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि धड़ेबंदी है, लेकिन हमें उसकी वजूहात भी देखनी होंगी। आपके इल्म में है कि इस वक्त पीटीआई के कितने रहनुमा हैं जिनके नाम ईसीएल में हैं, जिन पर पाबंदियां हैं, और कितने रहनुमा हैं जो कि हम जिनके बारे में कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड हैं। बैरिस्टर गौहर साहब समेत उनसे ये भी पूछा गया कि बाकी रहनुमाओं के ऊपर तो 100-200 केसेस हैं, आपके ऊपर कितने केसेस हैं? तो ये जो एक चीज है कि कंप्रोमाइज्ड अगर हैं तो उसकी वजूहात क्या है? ये तमाम रहनुमा अगर आज भी सड़कों पर निकले तो आपको कई मुकदमात नजर आएंगे। दूसरा, अगर हम जैसे आप जीबी का जिक्र कर रहे थे, वहां पर अगर आप देख लें तो प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट समेत वहां पर गए, लैपटॉप तकसीम किए, उन्होंने खिताब भी किया एक गैदरिंग से। अभी भी नवाज शरीफ साहब गए, पीटीआई के कई रहनुमा वहां पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी वहां पर जलसे कर रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा जो एक सियासी जमात को मिलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब अकेले जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स से खिताब कर रहे हैं। तो ये खुद हुकूमत जो है इस गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को भी कंट्रोवर्शियल बना रही है। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जमातों के साथ जो माजी में कुछ होता रहा वो हम सबके सामने है। जैसे आपने अलीमा खान साहबा की बात की, माजी में हमने देखा कि जरदारी साहब ने भी ये मुतालबा किया था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, दिया गया। डॉक्टर आसिम की उन्होंने बात की थी, मियाँ साहब के लिए सब कुछ होता रहा। तो मेरा ख्याल है कि माजी से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत चीज़ें इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ हो रही है। एहतशाम साहब, गवर्नमेंट के लिए या इस मौजूदा निज़ाम के लिए भी अहम है कि क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर साहब का भी जो बयान था जिस कॉर्नर मीटिंग्स की वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इतना ना दीवार से लगाया जाए कि हम फिर पार्लियामान से भी निकल आएँ, तो थोड़ा एक स्पेस रखनी चाहिए। जिस तरह कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि कोई मुलाकातें भी हो रही हैं अडियाला में, अब वो कोई मुसद्दिका थी या नहीं, लेकिन कोई इंगेजमेंट रखनी चाहिए पीटीआई के साथ। अब सब मुझे जो पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा मसला लग रहा है वो ये है कि इनका कोई लीडर किसी भी सतह पे हुकूमत से जब रब्ता करता है, और वो डेफिनेटली रब्ता करता है बानी पीटीआई के लिए और कारकुनान के लिए। अभी देखें ना, ये कहते हैं 52,000 FIR डम पे, 22,000 लोग हमारे जेलों में। अगर इसको कोई कम करने के लिए, इनकी परेशानियां दूर करने के लिए अगर कोई मुलाकात करता है किसी से, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अभी आप देख लें, पहले डिनाई किया पीटीआई ने कि जी बैरिस्टर गौहर की और अपना सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई, बाद में उनका मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को अगर आप ये कहें कि जी बैरिस्टर गौहर ने या सुहेल आफरीदी ने कोई अपनी ज़ात के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश की है तो गलत बात होगी। भाई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, सब मुल्कों में ऐसा ही होता है। अब तो अमेरिका में भी यही कुछ हो रहा है। आप देख लें दो अपोजिशन को जिस तरह ट्रम्प साहब ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है इनको ये चाहिए कि भाई आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लीडरशिप उनको इख्तियारात दें, बातचीत करें, और मेरा ख्याल है को अपने लिए रास्ता निकालें कि इनकी मुश्किलात कैसे कम होंगी। क्विकली है कोई इंगेजमेंट पीटीआई से या बिल्कुल ही बंद गली में है जमात? बिल्कुल बंद गली में है, कोई ताकतवर लोग उनसे बात करना चाह नहीं रहे। और वो देखें, दो इसमें बुनियादी जो मैं समझता हूँ ना, पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है। अब अभी पूछ रही थी कि बजट में क्या होगा। बजट में
ये पहले नारे लगाएंगे, फिर उसकी कापियाँ फाड़ेंगे बजट की, फिर स्पीकर डाइस का घेराव करेंगे, फिर नारे लगाएंगे, फिर वॉकआउट कर देंगे और बजट पास हो जाएगा। मसला ये है कि आप अपना स्पेस छोड़ देते हैं। आपके पास स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी जहाँ पे एक्चुअल बिजनेस होता है। आपकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देता स्पीकर, तो आप किसी को क्या छुड़ाएंगे? आपकी तो मुलाकात नहीं हो रही। क्यों? कि आपके पास जो पार्लियामान में स्पेस थी वो आपने छोड़ दी। फिर दूसरी वजह क्यों कोई संजीदा बातचीत नहीं होती? खान साहब ने जो अपने वर्कर को बदतमीज़ी सिखाई वो आप उनके अपने गले पड़ी हुई है। कोई बंदा किसी से मिलता है, उसकी वो ट्रोलिंग होती है, वो खे उड़ाते हैं। हाँ, पार्टी से वफादारियों पे सवाल उठा देते हैं, तो वो बंदा भाग जाता है कि पार्टी के वर्कर्स इतने बदतमीज़ हैं कि वो ये समझते हैं कि जो है ना, सिर्फ मेरे लीडर के अलावा कोई अपराइट बंदा नहीं है, बाकी सब चोर हैं और इनको मैं जो भी कहूँ ये मुल्क की खिदमत। देखिए आसिफ, इतनी जितनी कमेटियाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कहते हैं चंद एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, उनमें पीटीआई के जुनेद अकबर साहब भी हैं। इतना अच्छा काम किया था, इतना टफ टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी आप कमेटी से बाहर निकलना है। तो सारे ब्यूरोक्रेट खुश हैं कि अब टफ टाइम देने वाला कोई नहीं रहा। बिल्कुल, सारे नुकसान दिए हैं फैसलों ने। बहुत शुक्रिया एहतिशामुल हक साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और नादिर गुरमानी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, देखते हैं कि अपोजिशन क्या कोई टफ टाइम दे पाएगी हुकूमत को, या जिस तरीके से हुकूमत बिल्कुल कोई खतरा महसूस नहीं कर रही वही एक सूरत हाल बरकरार रहेगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।